Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you surface tension. Surface tension is very interesting and important topic for your exam point of view and competition exam point of view. तो ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रीजन बेस पर आते हैं. ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं कि सरफेस टेंशन के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाएगी. इन सभी को देखते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है. ये सारी चीज़ इसके अंदर आज आपसे पूछी गई है. उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कोहेसिव फोर्स क्या है और एडहेसिव फोर्स क्या है. इन दोनों के बीच में पूछा जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है. तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या है, आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे मुख्य टॉपिक है, वो है, उसका नाम है दिस इज द सरफेस टेंशन. क्या चीज़ है? सरफेस टेंशन. ठीक है, टेंशन ये एक वो टेंशन नहीं है जो माइंड में आती है, ये सरफेस पे लगने वाला एक क्या चीज़ है, फोर्स है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने देखी. हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? तो ये कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू which its free surface tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension somewhat like a stretch elastic membrane is called surface tension. This is the definition. आ गया. ये कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस एरिया, इसका मतलब इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, उसका क्या रहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया रहेगा. एंड बिहेव्स एज इफ इट वर अंडर टेंशन, और उस पर क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा. समवॉट लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. ठीक है, क्या लगेगा, वो हमारे पास में सरफेस लगेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ अ स्मॉल लिक्विड small liquids drop has spherical shape due to surface tension. ठीक है, ये कहता है स्मॉल लिक्विड ड्रॉप हैज स्फेरिकल शेप ड्यू टू, किसके कारण है बेटा, सरफेस टेंशन के कारण ये हमारे पास में हो जाएगी. अगर मैं ये सरफेस टेंशन के कारण ये जो चीज़ है
क्यों? क्योंकि उस पर मैंने अभी जस्ट बताया था, जो आपकी लिक्विड की ड्रॉप है वो क्या रहती है, स्फेरिकल शेप के अंदर रहती है। वो किसके कारण रहती है, सरफेस टेंशन के कारण रहती है। याद रखना, क्योंकि यहीं से आपसे एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको याद रख, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। ये कहता है सो द लिक्विड surface tries to have minimum surface area for a given volume। ठीक है, सो a liquid जो हमारे पास में, लिक्विड का मतलब स्फीयर आप कह सकते हो। ठीक है, स्फीयर हैज, क्या रहेगा हमारे पास में, हैज मिनिमम सरफेस एरिया। क्या रहेगा बेटा, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। मैंने अभी डेफिनेशन में आपसे क्लियर कर दिया था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राई टू हैव, क्या कहता है, ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। क्या रहेगा उसका, मिनिमम सरफेस एरिया रहेगा। बिहेव्स एज इफ इट वर अंडर टेंशन, उस पर क्या लगेगा, एक तरीके से एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहाँ भी बिल्कुल क्लियर कह दिया गया, अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स कैसी है, हैज स्फेरिकल शेप, किसकी केस में, स्फेरिकल केस, ड्यू टू किसके कारण है, सरफेस टेंशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो द लिक्विड सरफेस ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, प्रॉपर्टी में बिल्कुल कह दिया था, फॉर अ गिवन वॉल्यूम। सो लिक्विड मीन्स स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो आपका स्फीयर क्या रह जाएगा, मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा। अब आगे देखिए, आपको किस तरीके से देखना है कि हमारे पास में कोई भी एक जिसके कंटेनर है, जिसके अंदर क्या चीज़ है, आपका लिक्विड कंटेन हुआ है, तो उस पर किस तरीके से ये फोर्स लगता है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। हमेशा जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन लगता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये हमारे पास में इस तरीके से क्या चीज़ है, एक दिस इज द केस आ गया। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास में इस तरीके से क्या चीज़ है, एक लिक्विड कंटेन है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाते हैं, ये ज़रूरी है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, ये सारा इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ये याद रखिएगा। लिक्विड इसके अंदर क्या है, हमने कंटेन कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इस लिक्विड में आपके पास में एक लाइन है, दिस इज द लाइन। ये आपने क्या काम किया, एक लाइन है, इस लाइन पर आपका इस तरीके से क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ भी क्या चीज़ है, आपका लिक्विड है, ये आपके एक तरीके से कंटेनर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें, इफ ये कह देते हैं, चलो मान लेते हैं, लेट एल बी द इमेजिनरी लाइन, एल बी द लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, एल बी
the length of the imaginary line, ठीक है, line. So the force applied on the imaginary line is directly proportional to the length of the imaginary line, either on each side. तो such that वो कहता है this is the force directly proportional to L, तो F is equal to sigma L, where sigma is the proportionality constant which is also known as सरफेस टेंशन. क्या चीज़ है बेटा? सरफेस टेंशन. तो इसको क्या कहेंगे हम? सरफेस टेंशन कहेंगे. तो अगर मैं सरफेस टेंशन को निकालूँ यहाँ पर देखिएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन में एल. दिस इज द फॉर्मूला. ये क्या रहेगा हमारे पास में? दिस इज द फॉर्मूला. सो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, आप क्या कह सकते हो इससे? द सरफेस टेंशन मैं ये रफ कर देता हूं. तो हमारे पास में जो निकल कर आया है वो आया है दिस इज द सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल. क्या आया? एफ बाई एल. ये केस आया है हमारे पास में निकल कर. सो सरफेस टेंशन is defined as the force per unit length. ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो अब इसका केस देखिएगा. दिस इज द नोट 1. आप नोट फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ. नोट फर्स्ट में आपने देखा कि हमारे पास में जो फर्स्ट नोट है, मैं ये कहता हूँ SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज क्या रहेगा बेटा? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन पर मीटर. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन एम इनवर्स. ठीक है, ओके. दिस इज द सेकेंड केस. CGS यूनिट ऑफ सिग्मा. सिग्मा में सरफेस टेंशन इज, इसको क्या कहते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर. क्या कहते हैं? सेंटीमीटर. और इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज द, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया. थर्ड केस में मैंने बात की डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा. सिग्मा मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे क्या आएगा? एफ अपॉन में एल. एफ का क्या रहता है? ML/T-2. बहुत आपने पढ़ रखा है. दिस इज द एल. क्या रहता है इसका? एल. तो आप एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा ML/T2. क्या रहेगा? एल नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया.
L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 क्या रहेगा, -2 ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। सरफेस टेंशन में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइएगा, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का चेक कर लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला सभी को आने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चेक कीजिएगा अब इसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, स्टार लगा के कर रहा हूं मैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड्स एंड independent of the area of the surface and liquid and length of the liquid. This is the point, ठीक है। ये आपने इस तरीके से देख लिया। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड लेंथ। तो ये सारी चीज़ है। मैं ये कहता हूँ इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर एज, क्यों स्केलर के अंदर आपको मैंने दो क्वांटिटी पढ़ाई है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में मैंने बताया है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो ये क्या कहता है, इट इज अ स्केलर सो इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन, इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन। केवल इसकी क्या चीज़ है, एक यूनिक डायरेक्शन है, विच इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है कि आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, अपर डायरेक्शन में या लो डायरेक्शन में। दिस इज नॉट अ स्पेसिफाइड, दिस इज अ क्या चीज़ है, यूनिक डायरेक्शन। सो इट इज हैज इट सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या रहेगी, तो सरफेस टेंशन हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे दो फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो मेरा मुख्य कंसेप्ट है वो है इसके अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला क्या चीज़ है, एक तरीके का फोर्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। फोर्स का मतलब क्या है, वो एक को अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे, इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो ये क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन molecules इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर इन इंटरमोलिकुलर forces are in electromagnetic in nature। किस में रहेगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये याद रखना, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसका नेचर क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर इन नेचर, आपको पूछ लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर है या इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, जो भी आपसे बहुत सारी चीज़ पूछेगा तो ये याद रखना ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट भी करेगा एंड रिपेल भी करेगा। ठीक है, किसको? मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरीके के फोर्स को क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे कोहेसिव फोर्सेस की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे? कोहेसिव फोर्सेस की। नेक्स्ट है हमारे पास में कोहेसिव फोर्स। ये क्या रहता है, इनके ऊपर ही हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स। ये कहता है हमारे पास में इट इज द फोर्स ऑफ, क्या चीज़ है हमारे पास? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा चीज़ है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, ऐसे भी हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द सेम सब्सटेंस या ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, ये है हमारे पास में इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the same substance। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे पास में? एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये भी देखिएगा, बड़ा ही है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू different substances, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, इस दोनों में फ़र्क क्या है ये यहाँ रखिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस रहेगा, यहाँ पर एक ही तरीके के क्या रहेंगे? सब्सटेंस रहेंगे। यहाँ पर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस रहेंगे। मैं एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल लिखता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉलिड है डिफाइनेट शेज एंड साइज। सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप एंड साइज। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? द सॉलिड्स हैव, ये है सॉलिड्स हैव डिफाइनेट शेप एंड साइज ड्यू टू द strong cohesive force of the molecules of the same substance। ठीक है, हमारे पास में कोई भी सॉलिड बॉडी है, एक ही सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगता है, जिसके कारण सॉलिड्स की साइज और शेप क्या है हमारे पास में? एक तरीके से डिफाइनाइट है। ठीक है, पहला केस का उदाहरण। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that ink strike
on the paper while writing, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इंक स्ट्राइक ऑन द पेपर while writing, ठीक है, while writing of the two different substances, ये केस आप याद रखिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इंक स्ट्राइक ऑन द पेपर, जब आप पेपर पर, जैसे मैं अपने इंक हमारे किससे बोर्ड पर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, जब मैं लिख रहा हूँ किसके कारण हो रही है, ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक बोर्ड हो गया और एक मार्कर हो गया, ये अलग अलग सब्सटेंसेस है, लेकिन यहाँ भी क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी के कारण हम लिख पाते हैं, ठीक है। अगर हम पेपर पे बात करें या किसी भी इंक से हमारी उससे टकराती है तभी हम लिख पाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, एडहेसिव फोर्सेस का है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या चीज़ है हमारे पास में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत पूछ लिया जाता है कि प्योर लिक्विड और मरकरी का क्या है, मरकरी और डिफरेंट टाइप के अलग अलग पूछ लिया जाता है कि कौन सा हमारे पास में एक्यूट रहेगा, कौन हमारे पास में ऑब्ट्यूस रहेगा, ये बहुत सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्या चीज़ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द न्यू टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास में क्या है, न्यू। तो देखिए हमारे पास में न्यू डेफिनेशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज defined as the angle theta between the tangent to the liquid surface at the point of contact and solid inside the liquid, ठीक है, हमारे पास में ये रहेगा। वो कहता है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कि दो सब्सटेंसेस के बीच में, ये कहता है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। टेंजेंट रहेगा किसके, लिक्विड सरफेस का, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। भाई सीधा से बात है, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, जो सॉलिड रहेगा वो किस के अंदर रहेगा, लिक्विड के अंदर रहेगा। मतलब कॉन्टैक्ट क्या बनता है, जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर हैं, बोथ मार्कर आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट रहेगा, तो इनके बीच में लगने वाला एंगल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ ये है। तो ये इस तरीके से हमें देखता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या रहेगा। मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट depends upon the following factors, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टरों को हम जानेंगे कि हमारे पास में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहला पॉइंट है, दिस इज द वेरी नेचर ऑफ द सॉलिड, and liquid in contact, पहला पॉइंट। दूसरा है हमारे पास में क्लीननेस
of the surface in contact। तीसरा है हमारे पास में मीडियम। मीडियम क्या है हमारे पास में? मीडियम। ठीक है। अब द फ्री सरफेस इन कांटेक्ट। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। किसका रहेगा? टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड के टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करें। दीज आर द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द सॉलिड मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। ओके, इसकी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा ठोस और तरल का कॉन्टैक्ट है उसकी प्रवृत्ति क्या है। क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो हमारे पास में क्लीनलीनेस आएगी सरफेस के कॉन्टैक्ट पर, उस पर डिपेंड करेगा। मीडियम अबव द फ्री सरफेस इन द कॉन्टैक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। दीज आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वो फैक्टर हैं जिन पर हमारे पास में क्या रहेगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स करता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत कई तरीके के नोट्स पॉइंट लिखवा रहा हूँ। वो पॉइंट याद रखिए जो आपके एग्जाम में ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। हमने भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन डाले हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हमारे ऐप पर ये मिल जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, आपके पास में कई हमारे पास में डायग्राम है। मैं मान लेता हूँ कोई भी एक हमारे पास में इस तरीके का एक कंटेनर है। दिस इज अ कंटेनर। अगर मैं इसके अंदर की मैं बात करता हूँ कि हमारे पास में इस तरीके का कोई भी है, तो यहाँ से जो दिस इज द एंगल। ठीक है। ये क्या बनेगा? इसके साथ में एक एंगल बनेगा थीटा। क्या बनेगा? थीटा। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? इसके अंदर ये है हमारे पास में वाटर है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास में? ग्लास। ठीक है। ग्लास वेसल बोलते हैं इसको, वेसल। ठीक है। एक केस ये रहेगा और दूसरा केस हमारे पास में इस तरीके का है कि उसमें इस तरीके से बनेगा। दिस इज द, ये हमारा जाएगा और हमारे केस में ये बनाएगा। दिस इज द थीटा। इसके अंदर क्या चीज़ है? मरकरी है, मरकरी है। और ये सेम है, दिस इज द ग्लास एंड वेसल, ये केस सेम है। और एक इस तरीके का है, अरे भैया, ठीक है। और ये हमारे पास में सीधा केस जा रहा है जो कि कितना का है? 90 डिग्री का है। इसके अंदर क्या है? सिल्वर वेसल है। ये क्या है ये बेटा? सिल्वर वेसल। और इसके अंदर क्या है? प्योर वाटर। ये दोनों चीज़ है, प्योर वाटर। अब याद कीजिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे सिल्वर के केस में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिल्वर के केस। तो देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब कुछ पॉइंट हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किस किस के बीच में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ देख लीजिए। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं ये कहता हूँ फॉर द liquids which met the walls of the vessel the angle of contact is
एक्यूट। कैसा रहेगा? एक्यूट, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यून कॉड कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यून कॉड। पहला केस। दूसरा कहता हूं फॉर द लिक्विड्स which do not meet the walls of the vessel, the angle of contact is obtuse, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। ये याद रखना। थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूं, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में है? वाटर एंड ग्लास। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर एंड ग्लास इज 8 डिग्रीज। क्या रहेगा हमारे पास में? 8 डिग्री। अगर मैं ये कहता हूं मरकरी का केस लेता हूं, फोर्थ केस में, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर किस किस का केस था हमारे पास में? मरकरी एंड ग्लास इज 138 डिग्री। क्या रहेगा? 138 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं आपसे फिफ्थ केस की, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड सिल्वर इज हमारे पास में क्या था? 90 डिग्री। मैंने बताया था अभी जस्ट एक आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास में इस तरीके से कोई वेसल है, ठीक है, अगर ये जो वेसल है, जो इसकी दीवार है वो किसकी है? सिल्वर की है, और इसमें क्या चीज़ है? प्योर वाटर है। तो हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन गई थी जिसके साथ में एंगल बन रहा था हमारे पास में 90 डिग्री का। ये सारी चीज़ आपने देखी हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास में फॉर द लिक्विड विच मेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, जो लिक्विड हमारे पास में वेसल की दीवारों से मिल जाता है तो वहाँ एक्यूट एंगल रहेगा, जो नहीं मिलता है वो ऑब्ट्यूज रहेगा। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर एंड ग्लास क्या रहेगा? 8 डिग्री रहेगा। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी एंड ग्लास कितना रहेगा? 138 रहेगा। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड सिल्वर इज 90 रहेगा। तो ये केस आपको बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे जो कि आपको सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मैंने आपको केस बता दिया। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसेंट फार्मूला, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि एसेंट फार्मूला आपका गिवन है। ओनली क्या गिवन है? अगर मैं एसेंट फार्मूले की मैं बात करता हूं तो 2 सिग्मा हमारे पास में रहेगा। एच निकालते हैं, वो कहता है एसेंट फार्मूला जो रहता है वो एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में क्या रहता है? रो जी एच। क्या रहता है? रो आर, यस, रो आर जी रहता है, रो आर जी, ठीक है। रो क्या है? डेंसिटी है, ये सरफेस टेंशन है, और ये हमारे पास में एसेंट फार्मूला रहता है। केवल उसने कहा है कि ड्राइव द एसेंट फार्मूला, तो एसेंट फार्मूला हमारे पास में ये रहता है। इसके बेस पे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस फार्मूले को आपको क्या करूँगा? ड्राइव कराऊंगा, जिससे आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास में सरफेस टेंशन है वो डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है, और एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं कि हमारे पास में लिक्विड आर इन स्फेरिकल शेप,
वाई, क्या रीज़न है, तो हम कह देंगे कि वो सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि जो हमारे पास में है द लिक्विड ड्रॉप्स आर इन स्पेरिकल शेप, सो स्फीयर हैज मिनिमम क्या कहा था सरफेस एरिया, बिल्कुल उसके बाद ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सो इट हैज़ द स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन सभी को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।